मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गोपाल एजुकेशन सेंटर में। तो बच्चों, मैं आपको बोला था कि 24 अगस्त 2026 से आपके दो बैच लॉन्च होंगे। एक होगा जीरो टू हीरो बैच, जीरो टू हीरो बैच, जीरो टू हीरो बैच। एक होगा रफ्तार बैच, रफ्तार बैच। हमने ये घोषणा की थी कि ये दोनों 24 अगस्त से शुरू होंगे, लेकिन नहीं हो पाए। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज ये जो क्लास चल रही है, रफ्तार बैच की चल रही है दोस्तों। इसमें हमने कहा था कि बहुत तेजी से हम लोग पूरे यूपी बोर्ड के जो मैथ है उसको हम कवर करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए होगा। तो बेटा, ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि मुझे क्लास भी लेना है 5:30 बजे से, सॉरी, क्योंकि हमें क्लास भी लेना है 5:30 बजे से, तो टाइम हमारे पास नहीं है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, ये हम शुरू करते हैं और ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा इसमें होता क्या है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, जो आज यूपी बोर्ड का जो पहला चैप्टर है ये वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें जो पहला टॉपिक आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता है। इसमें होता क्या है, इसमें हम सभी अंकगणित के जो प्रमेय होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला टॉपिक इसमें आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं पहले से लिख कर इसलिए रखा हूं क्योंकि ये लिखने में समय लगेगा, समय बचाने के लिए मैं पहले लिख दिया हूं। ठीक है ना। पहला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, दूसरा टॉपिक है भाज्य संख्याएं। आज हम इनके बारे में जानेंगे। बेटा देखो दोस्तों, बात यह है कि ये कह रहा है अभाज्य संख्या। आपको देखकर इसमें जो परिभाषा लिखी गई है इसको देखेंगे तो लिखा है ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब कि भैया अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे। जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरी बात, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक संख्याओं से कटे। मतलब एक तो स्वयं से कटे। पहले देखो, पहले अभाज्य संख्या देख लो। अभाज्य संख्या क्या है भैया? अभाज्य संख्या यह है कि पहले तो एक से कटे। ठीक, अभाज्य संख्या एक से कटे, एक से कटे, एक से कटे और केवल स्वयं से कटे। इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या दो या दो से कटे, दो से अधिक संख्याओं से कटे। सिंपल बात भैया। देखो, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और केवल स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो होती है
जो संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं से कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखते हैं एक आते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं 10 तक संख्या लिख रहा हूं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखो संख्याएं हैं। यदि इसको हम इसमें यदि देख लिए कि कौन अभाज्य और कौन भाज्य संख्या है तो हमें जानकारी पूर्ण रूप से हो जाएगी कि किसे अभाज्य कहते हैं, किसे भाज्य कहते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि मैं बीच बीच में बेटा कह दे रहा हूं, तो ऑफलाइन में कहते कहते आदत हो गई है, तो इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। हाँ देखो क्या कह रहा है पहला अभाज्य संख्या कि केवल एक और स्वयं से कटे। तो देखो एक केवल एक के पहाड़ा में आता है और इसके अलावा नहीं आता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो दो भैया एक से कटता है और दो से कटता है, मतलब एक से कटता है और स्वयं से कटता है, एक से कटता है और स्वयं से कटता है, ये भैया क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 3 देखो, 3 क्या है भाई, 3 एक से कटता है, 3 से कटता है, मतलब एक से कटता है स्वयं से कटता है, अभाज्य संख्या है। 4 देखो भैया, 4 क्या है, एक से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, मतलब 1 2 दो से अधिक संख्याओं से, 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है भैया, एक क्या है, भाज्य संख्या है। अब लो इधर 5 को देख लो, 1 5, 1 से कटा, 5 से कटा, 1 से कटा, स्वयं से कटा, अभाज्य संख्या है। इधर देखो भैया 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। अब देखो 2 से अधिक संख्याओं से कट गया, ये भाज्य संख्या है। अब इधर देखो भैया ये वाला 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो 1 से कटा, स्वयं से कटा, अभाज्य संख्या है। अब देखो भैया 8 किससे कटेगा, 8 अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, देखा जाएगा। देखो भाई ये 8 जो है 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, 8 से कटा, इसका मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कट गया 8, ये भाज्य संख्या है। अब देखो 9 भी क्या है भाई, 1 से कटा, 3 से कटा, 9 से कटा, 2 से अधिक संख्याओं से कट गया, ये भी भाज्य संख्या है। अब देखो भैया 10 किससे कटेगा, 1 से कटा, 2 से कटा, 5 से कटा और 10 से कटा, 2 से अधिक संख्याओं से कट गया, ये भी क्या है भैया, भाज्य संख्या है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या मिली, तो आओ देखते हैं कितनी मिली भैया, 1 मिली, 2 मिली, 3 4 संख्याएं आपको मिली। तो एक बात यहां से भी याद रखना बेटा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए कितनी भैया, 4। कौन कौन 2 3 5 7, ये 4 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। और इसमें भी पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होगी क्या भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होगी 2। ऐसे लिख लो बेटा, अभाज्य संख्या क्या होगी भैया, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। अब उसके बाद ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो 2 ही होता है भैया, ठीक है, 2 ही होता है। जब पूछे सबसे छोटी सम संख्या तो 2 ही होता है। और भैया सबसे छोटी भाज्य भी तो पता होना चाहिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आया,
4 ना आया तो 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा भैया? 4 होगा। ठीक है, ये सब इसी तरह हमें अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही से हमें हमारा क्या होता है, अंकगणित की आधारभूत तैयार होते हैं, प्रमेय तैयार होते हैं। क्या हो भैया? पहला एकदम सिंपल से एक बार और देख लो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो केवल एक से और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ हमने 10 तक संख्याएं लिखी। 10 तक संख्याओं में हमने देखा कि 2, 3, 5, 7 यह चारों अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से कटा स्वयं से कटा, एक से कटा स्वयं से कटा, एक से कटा स्वयं से कटा, एक से कटा स्वयं से कटा। तो हमारे पास 4 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई। और इसमें 1 से लेकर 10 तक में कितनी भाज्य संख्या प्राप्त हुई? तो 1, 2, 3, 4, 5 भाज्य संख्या प्राप्त हुई 1 से 10 तक। 10 को भी उसमें शामिल करोगे बेटा। अब देखो, अब यहां से एक सवाल और बनता है, यूपी बोर्ड में बनता है क्या कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। यहां ये पूछता है कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए एक। आपका जवाब होना चाहिए एक। न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है। क्यों एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है भैया? तो आगे देखते हैं। यहाँ देखो भैया, जो एक है केवल एक के पहाड़ा में होना आता है, और ये अभाज्य संख्या क्या कहता है? जो एक और उसके अपने अतिरिक्त, मतलब अपने स्वयं से कटे। तो भैया एक ही से कट रहा है। और भाज्य क्या कहता है? कम से कम 2 संख्याओं से कटे। भैया एक ही से कट रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में मैं कुछ संख्याएं दे रहा हूं, उसको आपको कमेंट कर कर बताना है कि भाज्य है या अभाज्य है। जैसे लो भैया, ये सवाल है, कमेंट करना है भैया, कमेंट करके जवाब देना है, करके जवाब देना है, जवाब देना है। आपको यह बताना है कि 57, 93, 97 ये तीनों अभाज्य। एक और ले लो, 53, ये चारों भाज्य हैं या अभाज्य? यह आपको बताना है। कमेंट में कमेंट कर ये जवाब दीजिए कि ये चारों भाज्य हैं या अभाज्य हैं। ठीक, और बाकी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा भैया। सिंपल सी बात है, जो कटे, जो एक और स्वयं से कटे अभाज्य कहलाती है, जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे वो भाज्य कहलाती है। यहाँ हमने देखा है 10 तक संख्याएं ली। 10 तक संख्याओं में हमने देखा कि 2, 3, 5, 7 अपने और एक से कट रहे हैं, तो स्वयं और एक से कट रहे हैं, अभाज्य हैं। बाकी जो बच गई संख्याएं एक को छोड़कर वो सभी भाज्य हैं। और एक की बात आए तो एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। ठीक भैया, ठीक। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है अगला, या इसके बारे में, हाँ इसके बारे में कुछ नोट में लिखवा दे रहा हूं आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है ना, मैं इसका एक नोट से बनवा दे रहा हूं, अभी लिख रहा हूं इस पर। ठीक है,
हाँ तो बेटा ये देखो नोट्स है, जो मैं अभी बताया हूं उसका एक छोटा सा ही नोट बनाया गया है अभी। क्या उसमें मैं अभी बताया हूं कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, इसको याद कर लेना, ये बहुत याद करने वाली बात है। और बेटा ये दूसरी क्या पॉइंट लिखे हैं अभी, संख्या दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन केवल एक ही जो संख्या है दो जो केवल सम संख्या है, बाकी इसके बाद आपको सम संख्या दिखाई नहीं देंगे। अब देखो तीसरा नोट में तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सम है। भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सम है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है भैया, 9 है, ठीक है ना। सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य क्या है, 9 है। अब देखो ये चौथा पॉइंट जो लिखा है, चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मैं अभी बताया हूं, एक और स्वयं होता है वह संख्या। और चूंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए किसी संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते समय एक का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं बच्चों कि जब भी हम गुणनखंड करते हैं किसी भी संख्या का, जैसे मान लो 24 ही मान लो, 24 लो, ये 24 संख्या है, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड किया जाता है, इतना याद रखना, अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड किया जाता है। अब देखो भैया पहले हम किससे करेंगे भैया, 2 से करेंगे। लो भैया 2 से करेंगे कितना आ गया 12, फिर 2 से किए कितना आ गया 6, फिर 2 से किए कितना आ गया 3, फिर 3 से किए कितना आ गया 1। कहीं हम 1 का प्रयोग किए हैं, नहीं किए हैं, क्योंकि हम शुरू ही 2 से करते हैं, 2 से ऊपर जो भी संख्या है उसी से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं, 2 से ऊपर जो संख्या है उससे शुरू करते हैं, लेकिन 1 से शुरू नहीं करते। इसलिए यह कह रहा है कि भैया 1 का हम प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो गुणनखंड के रूप में आप 1 का, गुणनफल के रूप में आप 1 का प्रयोग कभी नहीं करोगे, ठीक है। बाकी सब आपको मैं अभी बता ही दिया हूं कि 1 न तो अभाज्य संख्या होती है न ही भाज्य संख्या होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी सम संख्या यही भी होती है, केवल सम संख्या यही है और इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। और तीसरा क्या कह रहा है बेटा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 होता है, और ठीक बेटा। और उसके बाद ये चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि 1 का हम प्रयोग नहीं करते हैं अब गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए भैया हम कहां से शुरू किए, 24 का जब गुणनखंड करना शुरू किए तो 2 से शुरू किए, 2 2 फिर 3, 1 का नामो निशान नहीं है, और यहाँ जब तक 1 न बच जाए तब तक हमें गुणनखंड करना भी है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक। हाँ तो बच्चों अब हमने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में जान लिया। अब देखते हैं बेटा प्रमेय, आपके बुक में दिया है प्रमेय 1.1 और उसमें है भैया क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं को, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होंगे। इसका मतलब ये कह रहा है बेटा कि कोई भी भाज्य संख्या है उसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, देखो एक उदाहरण जैसे ले लो, क्या नाम, एक 36 ले लो संख्या, एक 36। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, 36 भैया एक कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है भैया, ये भाज्य संख्या है, ठीक। अब इसी का हमें ना भाज्य गुणनखंड करना है, किसके रूप में भैया, अभाज्य के रूप में। इधर जो भी संख्या होंगी
प्रयोग में लाई जाएंगी, जिससे हम गुणनखंडन करेंगे इसका, वो सभी संख्या कैसी होंगी बेटा? अभाज्य संख्या होंगी। शुरू किससे होगा? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से इत्यादि। बहुत एकदम चलती जाएगी अभाज्य संख्या। यह अभाज्य संख्या एक नहीं होती, बहुत होती हैं, अनेक होती हैं। अब देखो भैया, शुरू क्या करें? बोला है ना, इधर बोला है भैया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लो भैया, दूसरा पहले अभाज्य संख्या क्या भैया? 2 है। पहली अभाज्य संख्या 2 है। 2 से हम भाग देंगे पहले, इसमें इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना बार जाएगा बेटा? एक बार जाएगा ये 8, 18 दुना के 36। अभी 2 से गया, अभी फिर 2 से जाएगा 9। अब किससे जाएगा भैया? 3 से जाएगा। अब किससे जाएगा भैया? 3 से जाएगा, 1 बच गया। यानी 36 का जो गुणनखंड आया है, 36 का जो गुणनखंड आया है वो 2 और 3 आया है। ठीक भैया। अब ये भैया क्या है? ये हमारा भाज्य है। क्या है भैया? भाज्य है। ये हमारा क्या आया है? अभाज्य आया है। अभाज्य ये कैसा अभाज्य भैया? एक क्रम में अभाज्य है। कैसा है? एक क्रम में आया है। जो लाइन यहाँ लिखा गया है, यहाँ जो लाइन लिखा गया है, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब कि इनको जब भी आप गुणनखंड करोगे तो अभाज्य संख्या हमेशा क्रम में आएंगी। ठीक है ना? देख लो यहाँ क्रम में आई है कि नहीं, ये भाज्य संख्या है कि नहीं। भाज्य संख्या का हमने गुणनखंड किया अभाज्य संख्याओं से, तो अभाज्य संख्या क्रम में आई। ऐसा हुआ कि 3 पहले आ गया 2 बाद में आया? ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक संख्या और ले लेते हैं बेटा, जैसे मान लो 44 ले लो, 46 ले लो, 46 ले लो। अब देखो बेटा, 2 से काटोगे, पहले अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? इधर वाली भाज्य संख्या होती है, इधर वाली अभाज्य संख्या होती है। लो भैया, 2 से काट दिए, 2 बार कटा, फिर किससे काट भैया? 2 3 6। अब बताओ, 2 के बाद सीधा 23 आ गया। लो भैया, अभाज्य संख्या ये है, अरे भाज्य संख्या ये है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 23 हो गया। लो भैया, 2 और 3 23 हो गया। भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है बेटा, ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। ठीक है। अब एक संख्या और ले लो, जैसे मान लो 72 ले लो। लो भैया, 72 लेते हैं। 72 कैसी संख्या है भैया? ये कैसी संख्या है? भाज्य है। और इधर जो आएगी संख्या वो अभाज्य होंगी। वो कैसी होंगी? क्रम में होंगी बेटा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब देखो, 2 से पहले 2 से काट लो, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर काटो भैया, फिर काटो। अब 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा। लो भैया, 3 से काट दिए हम। अब लो भैया, 72 का कितना अभाज्य गुणनखंड आया भैया? लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। लो भैया, ये कैसी है? भाज्य संख्या है। एक ऐसा है भैया, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है भैया। कैसा है? क्रम में है, क्रम में है भैया। लो, ये जो प्रमेय 1.1 किस बात को कहता है भैया? इसी बात को कहता है जो अभी आपको हमने समझाया है। एक बार और देख लो भैया, क्या कहता है? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। क्रम में ही होना चाहिए। देख लो भैया, ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं से किया, अभाज्य संख्या से गुणनखंड किया, तो भैया ये क्या हुआ? ये क्रम में आया। 2 2 3 3, 2 6 23, 2 2 2 3 3, एक क्रम में आया भैया। ठीक है ना? अब समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा।
और बेटा और कुछ तो है नहीं, समझ में आपको आ गया होगा। अब एक संख्या और ले लेते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं, रुक जाओ, कहाँ डस्टर है, एक संख्या और ले लेते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं। लो यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। और इसी जो अभी जो गुणनखंड करेंगे हम लोग, इसमें एक चीज मैं और बताऊंगा बेटा, अभी इसमें एक चीज और बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में हमेशा आती है 1 नंबर की। जैसे ले लो एक संख्या 144, या कि आपकी उदाहरण भी एक सवाल होगी, इसका गुणनखंड करना है। और एक ऐसा है भैया, यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 144 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। इसको हमको अभाज्य संख्या में करना है, वो क्रम में करना है, क्रम के अलावा हो ही नहीं सकता भैया, अद्वितीय लिख दिया, इसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता। लो भैया पहली अभाज्य संख्या क्या है भैया, 2 है। पहले 2 से देखते हैं, 2 से कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं कटेगा 5 पे जाएंगे, इसी तरह क्रम आगे चलता जाएगा। लो भैया देखो, 2 से काट दिए हम, देख लो भैया 2 से काटे तो 2 साते 14, 2 दूना के 4। लो भैया 2 से फिर काट दिए, 2 3 6, 2 छक्का 12। लो भैया 36 आ गया। फिर 2 से काटे 18 आ गया। फिर 2 से काटे कितना 9 आ गया। अब 3 से काटेंगे, कितना आ गया 3 आ गया। अब फिर 3 से काटेंगे, अब कितना आ गया भैया 1 आ गया, 1 आ गया, हो गया भाई। अब लो भाज्य संख्या का गुणनखंड जब हमने किया तो हमें मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 2 मिला और 2 3 मिला। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अच्छा ही बताओ, इसको हम जो आपको एग्जाम में आई है सवाल इसी पर आई है, आप देखना, और आपकी किताब में भी है। ठीक है, देखो क्या है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, घात लिख दिए 4। अब 2 भैया, अब लो अगला क्या है भैया 3, 3 के ऊपर क्या लिख दें 2 लिख सकते हैं, 1 2 लिख दिए। अब सुनो भैया, जो मैं बताने वाला हूं महत्वपूर्ण बात सुनो, हम 2 के ऊपर p लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 3 के ऊपर q लिख सकते हैं। जो घात है इसको p q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, याद रखना। अब आपसे क्या कहेगा सवाल में, सवाल में आपसे ये कहेगा कि निम्नलिखित गुणनखंडों के घातों का p q का योग बताओ, p q का अंतर बताओ। ये पूछ सकता है, ये पूछा भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास कुछ सवालें हैं, उसमें एक सवाल यह है बेटा, जो अभी आपको 144 का जो गुणनखंड किए हो, जो 144 का गुणनखंड किए हो आप, उसी के आधार पर उसी पे सवाल पूछा गया है भैया। देखो क्या पूछा है, पूछा है संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में p 2 घाते p गुणे 3 घाते q के रूप में व्यक्त किया गया है, तो p प्लस q का मान क्या होगा। तो भैया इसके जो गुणनखंड होंगे, इसकी जो गुणनखंड होंगे, जो भाज्य संख्या है इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसको p 2 घाते p और 3 घाते q के रूप में व्यक्त किया गया है। अब देखो भैया लोग कर देते हैं, और उसको उसका क्या भैया, और p और q जो ऊपर घात होगी उसको हमें योग करना है। ये अभी मैं बताया हूँ, अभी तुरंत बताया हूँ। लो भैया एक बार और, भाई एक बार और देख लो, अभी जिनको नहीं पता देख लो भैया, 2 से काटोगे 7 बढ़ जाएगा और 2 बार जाएगा। ठीक, फिर कितना आएगा भैया 3 और 36 हो जाएगा। अब कितना आएगा भैया 18 होगा। अब कितना होगा 9 हो जाएगा। अब कितना होगा भाई 3 से काटोगे 3 आएगा, फिर कितना आएगा 1 आएगा। अब लो भैया, अब क्या करोगे, अब भैया 144 का
इसको लिखोगे किसमें व्यक्त किया गया भैया, इसमें व्यक्त किया गया है। तो 2 कितनी बार आया भैया, 4 बार, 2 को 4 बार लिख दो। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया, 3 को 3 बार 2 बार लिख दो। ठीक है, अब देखो इसके रूप में व्यक्त किया है, इसके रूप में व्यक्त कर दो, 2 यहाँ लिख दो, 1 2 3 4, ये 4 क्या है भैया, 4 बार 2 आया है, 2 4 किसका काम कर रहा है, पी का काम कर रहा है। 3 को 2 बार लिख दो, 2 किसका काम कर रहा है भैया, क्यू का काम कर रहा है। 2 का मतलब कि 3 2 बार आया है। ठीक है, अब देखो, अब हमसे पूछ क्या रहा है भैया, P और Q का योग पूछ रहा है। तो हमें P कितना मिला भैया, P हमें कितना मिला, P बराबर 4, Q बराबर हमें कितना मिला भैया, 2। तो सवाल क्या पूछ रहा है भाई, P प्लस Q का मान लो भैया, 4 प्लस 2 कितना आएगा आंसर भैया, 6। इसी तरह भैया यहाँ क्या कर देगा, P माइनस कर देगा, P गुणा कर देगा। इसी तरह भैया हर एक सवाल को बनाता है एग्जाम में, और इसका कोई तरीका नहीं है, सेम तरीका और सिंपल तरीका यही है शुद्ध में। और देख लो भैया, जो इसके पहले प्रमेय वाला जो देख रहे थे, वो कह रहा था कि इसका क्रम नहीं बदलना चाहिए, इसका क्रम नहीं बदला। ठीक है, तो यही थी आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोग उदाहरण की सवालें लगाएंगे, चैप्टर नंबर 1 का जितना भी सवाल होगा, 4-5 सवाल होंगे उदाहरण की, उसको लगाएंगे और फिर उसके बाद प्रश्नवाली करेंगे। देखो दोस्तों कि मैं पहली बार YouTube पे पढ़ा रहा हूँ और ये मेरी दूसरी वीडियो होगी, इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी, उसे क्षमा आप लोग करिएगा। और मेरी एक आदत है, क्योंकि मेरे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग चलती है और मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को बेटा ही कहकर बुला देता हूँ, तो मेरे से मुख से बेटा शब्द आपको सुनने को मिलेगा, इसके लिए हमें आप लोग क्षमा करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल उदाहरण के सवालों में। कल 4-5 उदाहरण के सवाल होंगी, लगभग यही भैया हैं, तो उनको देखा जाएगा। ठीक है, और ये बेटा एक बार और बता दूं, यह रफ्तार बैच की क्लास सुबह हो रही है, रफ्तार बैच बेटा ये बिल्कुल फ्री है, ये बैच जो है एकदम फ्री है, इसमें 1 रुपया आपको चार्ज नहीं देना है। सिर्फ आपको काम एक करना है, जब भी क्लास हो 7:30 बजे से नहीं 7 बजे नहीं, 7:30 बजे सुबह आप लोग 7:30 बजे भैया क्या करना, एक पेन लेना और कॉपी लेना और टेबल या जहां भी आपको जगह मिले वहां आराम से बैठ जाना और एक एक पॉइंट को नोट करना। देखिए भाई 90% अंक लाना है आपको, तो मेहनत करना, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाओ, केवल वीडियो देख लेने से कुछ होने वाला नहीं, और प्रैक्टिस करो। एक एक सवाल में बताऊंगा, उदाहरण से सवाल लेकर, उदाहरण से जितना उदाहरण होगा, उदाहरण तो बताया ही जाएगा, लेकिन आपकी प्रश्नवाली की एक एक सवाल बताई जाएगी। ठीक है, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनका भी भला होगा। ठीक है, और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका तो भला होगा ही। एकदम फ्री है, एकदम फ्री, आपको 1 रुपया चार्ज नहीं देना है। तो चलिए मिलते हैं कल उदाहरण के सवाल में। जो प्रश्नवाली 1.1 से पहले की जितनी उदाहरण होगी, 4-5 सवालें होंगी, 1 से लेकर 4-5 सवालें होंगी, उसको हम हल करेंगे। मिलते हैं कल, धन्यवाद।